इस लोकसभा चुनाव में पिछले चुनाव की तुलना में अंबेडकर की पार्टी को 27 लाख से ज्यादा वोटों का नुकसान हुआ। जो इनके दो आधार थे, एक तो मुस्लिम आधार और एक दलित आधार। मुस्लिम आधार का तो ये था कि वो तो जा ही चुका था, उसने सोच लिया था कि इस बार कुछ भी हो, हमको रिप्रेजेंटेशन मिले ना मिले, ये जो फैसिस्ट टेंडेंसी वाली सरकार है इसको घर भेजना है। अब जो दलित समुदाय था उसको भी जो है वो ये महसूस हुआ कि अगर हम अपने वोट बांट जाएंगे तो फिर बीजेपी को मौका मिलेगा संविधान को बदलने का और हमारे अधिकार खत्म हो जाएंगे, मनुस्मृति आ जाएगी और फिर हम 5000 साल पुराने हो जाएंगे। तो इससे जो है वो दलित समाज भी जाकर के इंडिया की तरफ अट्रैक्ट। यहाँ पे वंचित बहुजन अघाड़ी कहाँ चूक गई? तो बहुजन वंचित अघाड़ी ने ये नहीं अंदाज़ा किया कि उनका जो बेस था वो इस तरह से सरक जाएगा। अच्छा। तो अगर मेरा ऐसा ख्याल है, हालांकि वो तो बहुत बड़े आदमी हैं प्रकाश अंबेडकर साहब, लेकिन अगर वो एक सीट ले लेते अकोला वाली तो आज वो महाराष्ट्र के एक एमपी होते और वो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, तो महाराष्ट्र के इश्यूज़ को, दलितों के इश्यूज़ को, मुस्लिम्स के इशू को बहुत अच्छी तरह से पार्लियामेंट में पेश कर सकते थे। गठबंधन में ही लड़ना चाहिए था उनको। हाँ, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो कामयाबी मिलती गठबंधन को, इसका बहुत बड़ा श्रेय जो है वो इनको प्रकाश अंबेडकर साहब को जाता। दोस्तों, एनवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। तो आज जो है हमारा बेसिक विषय तो देवेंद्र फडणवीस के जो है वो रिजिग्नेशन की पेशकश है और योगी आदित्यनाथ पे उसका प्रभाव है। महाराष्ट्र में कल जो है वो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजाय इसके कि ये बताते कि हमने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, वो जो है बहुत स्टैटिक्स की एक बहुत लंबा भाषण देते रहे, इतना वोट मिला, इतना कम मिला, इतना ज्यादा मिला, वगैरह वगैरह। और फिर उन्होंने ये ऑफर किया कि मैं रिजाइन करना चाहता हूं और मैं जो है वो पक्ष के लिए काम करना चाहता हूं। तो आप ये बताएं कि ये इस ऑफर में कितने सीरियस हैं और क्यों उन्होंने जो है वो ये ड्रामा शुरू किया? जी डॉक्टर साहब, शुक्रिया। मैं सर्वप्रथम आज महाराष्ट्र के आराध्य दैवत जिन्हें कहा जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का 350वां राज्याभिषेक दिन जो है वो है, तो इस मौके पे मैं सभी साथियों को और पूरे देश के जनता को हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। शिवराज्याभिषेक दिन जो है वो इस मिट्टी में रहने वाले हर व्यक्ति को बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के राजकीय संदर्भ में भी उसका इम्पोर्टेंस है। छत्रपति के सेना में आपको पता होगा कि सभी धर्म के लोग थे, उसमें मुस्लिम थे, हिंदू थे, सभी जात के लोग थे और इसीलिए 350 साल के बाद भी छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया जाता है। लोग उनके लिए अभी भी उनके विचारों पे ऊपर काम करते हैं, जान देने के लिए तैयार है। इन्हीं छत्रपति शिवाजी महाराज का आपको पता होगा 2014 में 2019 से अभी तक नहीं सिर्फ मोदी जी बल्कि देवेंद्र फडणवीस जी भी नाम लेके राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो राजनीति है, उनकी राजनीति इस महाराष्ट्र राज्य में रहने वाले सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोगों के खिलाफ है। मतलब महाराष्ट्र को बर्बाद करने के बाद देवेंद्र फडणवीस जी ये नौटंकी कर रहे हैं। आपको पता है महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में, विदर्भ में, पूरे महाराष्ट्र में जाति जाति में इतना जहर फैला गया है पिछले 2 साल से 2.5 साल से जब से ये सरकार आई है। धर्मों में आपको पता है कि जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तभी देवेंद्र जी ने क्या क्या षड्यंत्र रखे, तो मुस्लिम भाइयों के बीच में, धर्म के बीच में जहर फैलाने का काम देवेंद्र फडणवीस जी ने किया। आपको पता है कि पंढरपुर का जो विठोबा है उसको जाने वाले जो वारकरी है उनके ऊपर गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के पुलिस ने हमला किया। वो क्या बात है? महाराष्ट्र में जो बेरोजगार युवा है, जो पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से हमें सरकारी जॉब मिले, जो बेरोजगारी का मुद्दा इस महाराष्ट्र राज्य में सबसे क्रमांक 1 का मुद्दा है, उन बेरोजगार युवाओं के साथ में भी देवेंद्र फडणवीस जी ने गद्दारी की है।
उनके सपने उद्ध्वस्त किए हैं। साथ साथ आपको पता है कि शिवसेना जैसा पार्टी जो पिछले 30 साल से भाजपा के साथ में अलायंस में थी, उस शिवसेना को खत्म करने की मोदी जी और शाह जी के माध्यम से कोशिश की। और बाद में जिन अजित पवार के खिलाफ उन्होंने कहा था कि मैं शादी नहीं, अगर मैं एक बार अविवाहित रहूंगा लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ में नहीं जाऊंगा, उसी अजित पवार को साथ में लेके जिनके खिलाफ उन्होंने पिछले 10 साल पहले बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था और सत्ता में आए थे। तो ऐसे धोखेबाज जहरीले राजनेता जिन्होंने महाराष्ट्र का सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, धार्मिक और जातीय जो समीकरण है पूरा ध्वस्त किया है, ऐसे व्यक्ति को अभी जो कल उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, इसको हम मगरमच्छ के आंसू कहते हैं। आपको पता है देवेंद्र फडणवीस जो कर रहे हैं, ये पूरे उनको पता है कि उनको कितने सीट लड़े थे भाजपा महाराष्ट्र में, 28 जगह पे लड़े थे, कितने लोग चुन के आए, 9 लोग चुन के आए। तो ये पूरा उनका पराभव है और ये पराभव की जिम्मेदारी तो उनको लेनी ही चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र को जो उन्होंने उद्ध्वस्त किया है उसकी भी उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, आपको पता है कि मोदी और शाह, अमित शाह जी पूरा इस चुनाव का नियंत्रण कर रहे थे, किसको टिकट देना, किसको टिकट नहीं देना। और उसी तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में वहां के जो मुख्यमंत्री है, उस मुख्यमंत्री को बाजू में करके अमित शाह उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव का कंट्रोल कर रहे थे। कैंडिडेट सिलेक्शन से लेके उन्होंने साइडलाइन करने की कोशिश की और इसीलिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पक्ष को बहुत कम सीट आए हैं। तो अमित शाह जी की यह साजिश हो सकती है कि देवेंद्र फडणवीस को रेजिग्नेशन, राजीनामा देने के लिए कह के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है उनका उन्हें बदला लेना है। शायद आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद जी ने कहा था कि चुनाव के बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बदलना चाहेंगे ये लोग, और उसी दिशा में ये स्ट्रैटेजिक स्टेप है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और देवेंद्र फडणवीस जी उस एक्टिविटी का एक मोहरा है और इसीलिए उन्होंने ये रेजिग्नेशन दिया है। अगर वो सचमुच में, मतलब उनका सिर्फ रेजिग्नेशन हमें नहीं चाहिए, झोला उठा के उन्हें हिमालय जाना चाहिए। हमें महाराष्ट्र में जो गंदगी फैलाई गई है पिछले 2-2.5 साल में, उसको नॉर्मल लेवल पे लाना पड़ेगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से, मोदी जी अभी घुटने पे आए हैं, कुछ दिनों में मोदी जी सत्ता से दूर हो जाएंगे। कौन सा भी कलर पहने, यहाँ का जो हरा कलर जो है वो समृद्धि का कलर है, तिरंगे का एक कलर है हरा, किसान जो है किसानों का कलर है हरा। और अगर वो धार्मिक राजनीति के लिए अगर इस्तेमाल करने की जो परंपरा है, जो संघ की परंपरा है, जो जहरीली राजनीति करने वाले लोगों की परंपरा है, उसको महाराष्ट्र के देश के जनता ने स्वीकार नहीं किया है। ये हिंदुस्तान सबका है, यही सिद्ध हुआ है। और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस जैसे नौटंकी करने वाले लोग, जैसे मोदी जी नौटंकी कर रहे हैं, वैसे फडणवीस जी महाराष्ट्र में नौटंकी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के जनता को ये नौटंकी थोड़ी भी पसंद नहीं है। और लोकसभा का चुनाव सिर्फ एक स्टेप था, विधानसभा के चुनाव में 200 से ज्यादा कैंडिडेट चुन के आके महाविकास आघाड़ी यानी कि इंडिया आघाड़ी की महाराष्ट्र की सरकार बनेगी और उस वक्त अपनी बची हुई इज्जत भी न चली जाए, इसलिए देवेंद्र फडणवीस जी ने ये स्टेप लिए, ऐसा मुझे लगता है। विश्वास उद्गी साहब, शिवसेना की पिछली बार 18 सीटें थी जब शिवसेना टूटी नहीं थी और बीजेपी के साथ अलायंस में थी। इस बार शिवसेना 2 हिस्सों में बंट गई। तो शिवसेना जो यूबीटी है, उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली, उसको 9 सीटें मिली और जो शिंदे वाली है उसको 60 सीटें मिली, यानी 9, 7, 16 फिर भी उनको मिल गई। उनका सिर्फ 2 सीट का नुकसान हुआ, जबकि बीजेपी का 14 सीट का नुकसान हुआ। तो मेरा 2 प्रश्न है छोटे से कि ये जो बीजेपी का इतना बड़ा नुकसान हुआ 14 सीट का, तो शिवसेना का इतना कम नुकसान क्यों हुआ? और जो एकनाथ शिंदे का गठ है वो 7 सीट जीतने में कैसे कामयाब हो गया? हम राजनीति की बात कर रहे हैं और इलेक्शन की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है पिछले
5 या 10 साल में बहुत कुछ बदल चुकी है और शिवसेना और एनसीपी अब वो ओरिजिनल नहीं है, उसमें दो गुट हो गए। अभी इसमें इलेक्शन में इसका टेस्टिंग हो गया है और टेस्टिंग होने के पहले एक जो प्रक्रिया हुई वो महाविकास आघाड़ी का जन्म होना और इसके तहत हर एक पार्टी का जो अपना वोट है उसमें महाविकास पार्टी का वोट ऐड होना, ये बात हमने देखी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अंकगणित के हिसाब से देखा जाए तो शिवसेना का, उद्धव ठाकरे जी का पहले वाला परफॉर्मेंस और अब का ये कम हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जिस ढंग से एक साथ लड़ी, इसीलिए कांग्रेस का 1 से अभी 13+1 हो रहा है और महाविकास आघाड़ी 21 उन्होंने शेयर किए थे लड़ाई के लिए और वो 9 जीते हैं। इसमें ये महाविकास आघाड़ी की जीत है 9, 8 और 13 और एक अपक्ष, ये महाविकास आघाड़ी की जीत है। इसको आप अंकगणित के हिसाब से किसी एक पार्टी के हिसाब से ना देखें तो बेहतर होगा। यही तो पॉलिटिक्स है, क्योंकि पॉलिटिकल माहौल में जो बदलाव है कि हम संविधान के रक्षक हैं, हम संसदीय लोकशाही के रक्षक हैं, हम धर्मनिरपेक्ष राजनीति की बात करते हैं और हम न्याय पत्र को लेके आगे बढ़ रहे हैं, ये बात महाविकास आघाड़ी के सभी लोगों ने की है। और इसको मद्देनजर रखते हुए ओवरऑल परफॉर्मेंस महायुति का क्या है और महाविकास आघाड़ी का क्या है, ये देखना बहुत जरूरी है। महाविकास आघाड़ी में जो पार्टी कॉन्टेस्ट कर रही है वो 3 है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में जो पार्टी सपोर्ट कर रही है वो शायद और भी 10 हो सकते हैं और है भी। कहने का मेरा मतलब है ये जो है कि संविधान के साथ वाले कौन है और संविधान के खिलाफ काम करने वाले कौन है, मोदी के साथ वाले कौन है, मोदी के खिलाफ वाले कौन है, ऐसी वो लड़ाई हो गई। क्योंकि मोदी के चेहरे पर मायावती ने लड़ाई की है और मोदी के खिलाफ, शाह के खिलाफ पूरी महाविकास आघाड़ी लड़ रही थी। इसलिए मैं ये आपका जो आंकड़ा है उद्धव बाला साहेब ठाकरे का 21 कॉन्टेस्ट करने के बाद 9 और उसके संदर्भ में महायुति के शिवसेना के साथ, इसका कोई मतलब नहीं रखता है, इसका कोई मतलब नहीं रखता है। क्योंकि हारने के बाद भी अभी एक ऐसी स्थिति है जैसे अभी कहा गया कि देवेंद्र फडणवीस रिजाइन होना चाहते हैं, एकनाथ शिंदे का वजूद नहीं रहेगा, अजित पवार एक सीट लेके उनका कुछ भी नहीं चलेगा और शायद ऐसा हो सकता है कि अगले हफ्ते या 15 दिन के अंदर अंदर इस महाराष्ट्र की सरकार असंवैधानिक है, कानूनन सही नहीं है, तो उसको मतलब सुप्रीम कोर्ट खत्म कर सकती है या इस देश की सरकार यहाँ पे राष्ट्रपति का शासन लागू करके एक 3 महीने के अंदर जो इलेक्शन करना है उसकी तरफ ही जा सकता है। तो उसके संदर्भ में यह अंकगणित कोई मायने नहीं रखता। यहाँ पे महाविकास आघाड़ी का गणित जो है सब एक साथ लड़े हैं और वो जीता है, वो इंडिया अलायंस जीता है, वो मोदी के खिलाफ जीता है। हम इसी एक पॉलिटिकल जो निष्कर्ष है उस एक नैरेटिव पे आते हैं और मैं समझता हूँ इंडिया अलायंस का जो नैरेटिव है वो सही है कि महाराष्ट्र में बिगाड़ने की कोशिश जो फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने की और जो आदमी कह रहा था कि मैं फिर वापस आऊंगा, 3 बार कहा, अब वो वापस जाने की बात कर रहा है, आने की बात नहीं कर रहा है। यही वो बदलाव है। उनके पास अभी कहाँ वो 23 से अब उनके पास 9 है और कहाँ ये एकनाथ शिंदे और कहाँ वो अजित दादा पवार, ये नाम के लिए भी नहीं रहेंगे। ऐसे हालात अगले 3 दिन में हो सकती है। तो ये जो पॉलिटिकल माहौल है, जिस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ा गया है, वो जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं ये अरिथमेटिक आंकड़े जो है, वैसे देखा जाए तो जाते जाते फडणवीस बोल रहा है अरे मैं तो हमारी महायुति हार गई है सिर्फ 2% के आसपास। तो ये कहना भी एक जिसको कहते हैं मतलब जिसको कहते हैं इट इज अ शैम, इनफैक्ट वो इतने बुरे हारे हैं कि उनकी 9 सीटें भी आना मुश्किल था। ये हालात पैदा हो गए और 7 सीटें एकनाथ शिंदे जीतने के बाद भी उन लोगों में से अभी कब हम उद्धव ठाकरे के ग्रुप में जाएंगे या कुछ लोग कहेंगे हम बीजेपी में जाएंगे, इस तरीके का माहौल अभी पैदा हुआ है। तो मैं समझता हूं जो महायुति के जो तीनों घटक है वो अब नहीं के बराबर है
और जब इलेक्शन होगा 3 महीने के बाद, शायद गणपति के वक्त एक जिसको कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट लागू भी हो सकता है, उसके पहले राष्ट्रपति शासन भी आ सकता है। ऐसे माहौल में ये पूरी महायुति जो मोदी शाह की बनी थी, वो महायुति कहीं की नहीं रहेंगे और महाविकास आघाड़ी या इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट महाराष्ट्र में दिवाली के आसपास होनी तय है। इतना बड़ा माहौल बन गया है, तो ऐसे वक्त ये 9-7 अगले पहले वाले कॉन्टेक्स्ट, सब कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गए, ये मेरा कहना है। डॉक्टर कोडे, मेरा सवाल आपसे कांग्रेस के बारे में है। कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक सीट जीत सकी थी, रायबरेली की, और अब जो है वो वहां पर उसको 6 सीटें मिली हैं। यानी वो जो है वो 1 से 6 गुना उसका फायदा हुआ। इसी तरह से महाराष्ट्र में हम ये देखते हैं कि कांग्रेस जो है वो पार्लियामेंट के इलेक्शन में 1 पे थी, चौथे नंबर पे थी, और असेंबली के इलेक्शन में भी चौथे नंबर पे थी। लेकिन अब जो है वो 1 से छलांग लगा करके 13 पे पहुंच गई। तो ये जो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, इसका मुख्य कारण 1, 2, 3 क्या हो सकता है? आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं धनंजय जी का बहुत ही आभारी हूँ, और इसलिए कि उन्होंने मुझे मेरी पुराने यादें दिला दी मुझे वापस। 1974 में शिवराज्याभिषेक को 300 साल पूरे हुए थे, और तब मैं 11वीं की परीक्षा दी थी, और कुछ दोस्तों के साथ मैं रायगढ़ को गया था। पहले दिन बहुत जोर की बारिश थी, वहां के रोहिडेश्वर मंदिर में मैं सोया था, और दूसरे दिन ये शिवाजी महाराज की त्रिशत संवत्सरी थी जिसमें इंदिरा जी आने वाली थी, लेकिन कुछ कारणवश नहीं आ गई। लेकिन वहां जो उनके बदले में आए थे, उन्होंने ये कहा कि शिवराज्याभिषेक के 300वें साल को सलामी इंदिरा जी ने अणु विस्फोट करके दी है। उसी के थोड़े दिन पहले इंदिरा जी ने भारत को अण्वस्त्रधारी राष्ट्र बनाया था, अणु विस्फोट किए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ये बहुजन प्रतिपालक राजा थे और पूरे विश्व के पहले सेक्युलर राजा थे। उनको मैं मेरी भावपूर्ण अर्धांजलि अर्पित करता हूं, और सभी भारतीय नागरिकों को शिवराज्याभिषेक के 350वें जयंती पर शुभेच्छा देता हूं। अब उसके पहले मैं दूसरे भी एक सवाल का जवाब देता हूं जो मैंने आधा दिया था, कि फडणवीस जी रेसिग्नेशन दे रहे हैं, तो वैसा ही रेसिग्नेशन योगी जी देंगे क्या? एक तो फडणवीस जी ये बहुत चतुर राजनीतिज्ञ है, और सिर्फ चतुर नहीं है। शिवाजी का इतिहास याद आया तो मुझे संभाजी का भी इतिहास याद आया। उनको पकड़ देने वाले कलुषा कब्जी नाम के एक थे, वो कलुषा कब्जी की भूमिका महाराष्ट्र में फडणवीस जी निभा रहे, और उन्होंने कलुषा कब्जी जैसी चालें चल के महाराष्ट्र का नेतृत्व अपने पास लिया है। और दूसरी बात, अभी ये लोगों के अगर न्यायालय का निर्णय इनके खिलाफ गया तो कुछ दिन, और अगर नहीं भी गया तो अक्टूबर तक इनका ये चलेगा। ये जो राज उन्होंने जो जबरदस्ती हमारे जो थोपा है वो चलेगा, इसलिए वो छोड़ने में उनका कोई नुकसान नहीं है। अभी योगी जी की बात अलग है। योगी जी जो सत्ता में आए, वो कोई मोदी और शाह यानी हम दो हमारे दो की मर्जी से नहीं आए, वो खुद के बल पे, यानी वो बल सिर्फ वोटों का नहीं है, अलग तरीके का भी बल इस्तेमाल करके वो सत्ता में आए हैं और वहां बने रहेंगे। उनको कोई, जब तक योगी जी खुद नहीं चाहते और उनका पक्ष ये नहीं चाहता कि हम यूपी में बर्बाद हो जाए, तब तक योगी जी को वो लोग हाथ नहीं लगाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और योगी जी इतने नैतिक आचरण के योगी नहीं है कि जो इसका पराभव का जिम्मा लेके अपना पद छोड़ेंगे। अभी तीसरी बात, कांग्रेस को क्यों जीत मिली? देखिए, कांग्रेस को जीत सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं मिली। 2004 में 6 जगह है, वो हमारे लिए कम ही है। 2004 में हमारी वहां 22 सीटें थी, हमने जीती थी 2004 में वहां। तो एक से 6 हम
उत्तर प्रदेश में हो गए, 1 से 13 महाराष्ट्र में हो गए, शायद 2 से 11 हम राजस्थान में हो गए, हम 1 से 9 कर्नाटका में हो गए। तो मुझे उसकी 2-3 वजह लगती है। एक तो राहुल गांधी ने जो 2 यात्राएं निकाली, कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है, मेरी तरफ से आ रहा है क्या? कुछ तो भी आवाज आ रहा है। म्यूट कर दें तो अच्छा है। देखो, बाकी लोग 2-3 म्यूट कर बातें दें। नहीं, रहने दो, मेरे को बहुत डिस्टर्ब हो रहा था करके मैंने बोला। जी जी। 2-3 बातें हैं उसमें। सबसे पहली बात यह है कि राहुल गांधी ने जो 2 बड़ी यात्राएं निकाली, और जो 3 साल पहले के जो राहुल गांधी थे, उनकी जो इमेज बनाई गई थी, वो इमेज आज नहीं रही है। राहुल गांधी आज एक बहुत ही सीरियस राजनीति करने वाले हैं और बहुत समझदार है, लोगों में जाने वाले हैं, लोगों के साथ बैठने उठने वाले हैं, लोगों के सुख दुख समझने वाले हैं। ये बात अभी सभी लोगों तक गई। ये तो पहली बात हो। दूसरी बात ये हो गई कि इसमें जितने भी विपक्ष की, यानी सही विपक्ष की पार्टी थी, उन पार्टियों का एक गठबंधन, स्ट्रैटेजिक मैं कहूंगा उसको, बन गया। वो कहाँ एक दूसरे के खिलाफ लड़े, कहाँ एक साथ में लड़े, वो बात अलग है। कल भी ये सवाल एक चैनल पे मुझे पूछा गया था, तो मैंने इतना ही जवाब दिया कि देखिए, केरल, वेस्ट बंगाल और पंजाब, इन 3 जगह पे हम हमारे गठबंधन के जो साथी है उनके खिलाफ लड़े। मैं खिलाफ नहीं कहूंगा, हम दोनों एक साथ लड़े। उससे भाजपा को कुछ फायदा हुआ है क्या? वो नहीं हुआ है। इसका मतलब एक स्ट्रैटेजिकल लड़ाई थी, और वो स्ट्रैटेजिकल लड़ाई हमने सिर्फ पंजाब, दिल्ली, केरला और वेस्ट बंगाल में नहीं दी है, पूरे देश भर में देने के प्रयास किए हैं। ये जो संविधानवादी ताकतों का इकट्ठा होना, ये मोदी के पराभव के या हमें जो विजय मिला है उसका दूसरा कारण है। तीसरा कारण यह है कि मोदी जी बड़े गर्विष्ठ और स्वयं केंद्रित नेता है, और ये स्वयं केंद्रितता जो है, वो स्वयं केंद्रितता उनके पितृ संस्था से उनमें आई। उनकी पितृ संस्था ये कहती है कि एक चालकानुवर्तित्व, और ये जो सब घोषणाएं आती है ना, एक देश, एक विधान, एक राजा, एक प्रधान, एक कपड़ा, एक इलेक्शन, ये जो सब आती है वो वहां से आती है। जब भी मोदी जी ने कहा कि हमें 400 सीट चाहिए, तो मोदी जी के साथ उनके इतने ही जो उन्मादी थे, उन्होंने शुरू कर दिया कि हमको संविधान बदलना है करके, हमें 400 सीट चाहिए। और ये जो सारे हम जो विपक्ष के लोग थे, जो कल सत्ता में आने वाले हैं, मुझे पूरा यकीन है इस बात में, उन्होंने हम संविधान बचाने के लिए, इस देश की एकता बचाने के लिए और इस देश का फेडरल स्ट्रक्चर बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा तय करके हम लोगों के सामने गए। और राहुल गांधी ने तो हाथ में संविधान लेके अपने सभाओं को संबोधित किया है। तीसरी वजह यह है कि जो बातें की और जिस तरीके के कानून बनाए, उस कानूनों के वजह से इस देश का जो अल्पसंख्यक समाज था, वो खुद को असुरक्षित महसूस करता था। और उनमें हमारे जो बहुत सारे दोस्त हैं, उन दोस्तों ने जिस तरह का काम उस समाज में किया, उस काम की जितनी सराहना करे उतनी कम है। सबसे पहला काम ये किया कि आपको कितना भी प्रहोक किया जाए, लेकिन आप शांत रहें। और जहां तक मुस्लिम समाज का सवाल है, एक गए साल 1.5 साल में प्रोवोकेशन के इतने कारण आने के बावजूद वो समाज शांत रहा, और उन्होंने सिर्फ शांत नहीं रहा, तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक वोटिंग किया। दूसरी बात, ये संविधान के वजह से इस देश के दलित समाज के मन में, जो एक सही बोले तो सभी समाज के मन में एक असंतोष निर्माण होने की जरूरत थी,
लेकिन कम से कम दलित समाज ने ये ठान लिया कि ये मौका है, अगर हम इस मौके पर ठीक से बर्ताव नहीं करेंगे और भाजपा के पराभव में हाथ नहीं बटाएंगे तो संविधान खतरे में है। ये तीन चीजें प्रामुख्यता से मुझे लगता है कि जो कांग्रेस को और बाकी सभी पार्टियों को जो विजय मिला, मैं विजय ही कहूंगा उसको, क्योंकि एक जो तानाशाह था जिसको एक अकेला सबकी भारी यह उसकी वल्गना थी, गर्जना थी, उस गर्जना को लोगों ने मिट्टी में मिला दिया। तो मुझे लगता है ये तीन वजह प्रमुखता से है। और मैं इस अंत में मैं इतना ही कहता हूं, देखिए भारतीय समाज एक सहिष्णु समाज है, वो बहकावे में जाता है, लेकिन जब कभी ज्यादती होती है तब वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। समाज का वातावरण ऐसा बनाने की कोशिश की गई है कि, और हम इतने असंवेदनशील बन गए हैं, इतने कौमी बन गए हैं कि हम बलात्कार किस पे हुआ और किसने किया इसके ऊपर उसका विरोध करने का या चुप बैठने का निर्णय लेते हैं। ये जो स्थिति जो पैदा की है वो काफी निंदनीय है और लज्जास्पद स्थिति है। तो मुझे लगता है कि समाज का बहुत बड़ा तबका जो अलग अलग कारणों से मोदी जी के साथ था, उन्होंने जब ये देखा ये शाहबानू के बलात्कारियों को, खूनियों को छोड़ रहे हैं, ये ब्रिजभूषण शरण सिंह को सहारा दे रहे हैं, उसको बचा रहे हैं और सिर्फ मुंह से घोषणा करते हैं कि हम नारी संरक्षण करेंगे, लेकिन नारियों का शोषण करने वाले रेवन्ना जैसे लोग उनके साथ में है, इसका भी एक बड़ा असर महिलाओं पे हो गया है। मुझे लगता है ये जो समाज की संवेदनशीलता कम हो गई है, वो संवेदनशीलता हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मोदी जी और आरएसएस जैसे फासिस्ट शक्तियों का देश के सत्ता में आने के संभव कम होते जाए। गायकवाड़ साहब, उत्तर प्रदेश पे चलते हैं, फिर आखिरी प्रश्न हम जो है वो महाराष्ट्र का लेंगे। उत्तर प्रदेश में 2014 में जब चुनाव हुआ तो योगी का कहीं अता पता नहीं था, बल्कि वो पार्लियामेंट में रोने के लिए मशहूर थे। उसके बाद लोग कहते हैं कि राजनाथ सिंह को चेकमेट करने के लिए राजपूत समाज से योगी जी को ला करके बिठा दिया गया। उनके आने के बाद जब इलेक्शन हुआ असेंबली का तो बीजेपी ने 55 सीटें गंवा दी। पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तो बीजेपी ने 9 सीटें गंवा दी। और अब जब दूसरा इलेक्शन हुआ तो बीजेपी ने 29 सीटें गंवा दी और समाजवादी पार्टी आज की तारीख में पहले नंबर पे आ गई, यानी 5 से कूद के 37 पे गई। 32 सीटों का फायदा हुआ। जितनी सीटें बीजेपी ने जीती है उतना फायदा भी समाजवादी पार्टी का हुआ है। तो आप क्या समझते हैं, ये जो योगी आदित्यनाथ है ये बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में एसेट है या लायबिलिटी है? मैं आपको 91 से जो बीजेपी की जो बढ़त बातें मिली है उत्तर प्रदेश में, तब से मैं जो आपको एक बता रहा हूँ कि वो किसी के ऊपर डिपेंड है। वो नहीं, बीजेपी के जो नेता है ना अपने नेता के ऊपर डिपेंड है, प्रदेश के नेता के ऊपर डिपेंड है, वो भारी शक्ति के ऊपर डिपेंड है। आप देखते हैं कि वीपी सिंह के मंडल आंदोलन के बाद जो मंडल और कमंडल मतलब दो अलग अलग जो मतलब ये हुए थे, धड़े हो गए थे, और यहाँ से आगे उत्तर भारत में मंडलवादी ही राज करेंगे कि ऐसा एक दुष्ट चित्र राजनीति का चेहरा बन गया था। लेकिन आप देखते हैं कि उसके बाद जो है कि मायावती और कांसीराम का जो गठजोड़ बीजेपी के साथ हुआ है, तो वो गठजोड़ का फायदा ही हुआ है। ना योगी आने से कुछ फायदा हुआ है, ना योगी जाने से कुछ फायदा होगा। तो ये जो तीसरी शक्ति जो है कि मत विभाजन करने वाली जो एक बड़ा गुट है वहां पर,
जो उन्होंने मत विभाजन के हिसाब से, बीडीन के हिसाब से भाजपा ने अपना संभाल के रखा। तो मोदी का, योगी का मतलब आने से और जाने से मुझे नहीं लगता कि कुछ फर्क पड़ेगा। दूसरी बात जो है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि समाजवादी पार्टी मजबूत है, उत्तर प्रदेश में मजबूत है। वो मुलायम सिंह के नेतृत्व में भी मजबूत थी और अखिलेश यादव के नेतृत्व में मजबूत थी। मैं अखिलेश यादव की जो राजनीति, उनकी बदली हुई राजनीति जो है पिछले 2 साल से, तो पिछले 2 साल से बदली हुई राजनीति ये है कि उन्होंने एक पीढ़ी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। पीडीए मतलब पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज के, और ना केवल उनके ऊपर काम कर रहे हैं, उनको अब सत्ता में प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, सत्ता में हिस्सेदारी दे रहे हैं, अपने साथ ले रहे हैं। तो ये जो है कि इसका मतलब ये असर तो होना ही था। और मैं पिछले बार भी बोला, विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, बहुत मतलब 186 सीट जो है कि उनकी बहुत कम अंतर से, मतलब 5,000, 2,000, 200, 300 वोट से हारी थी। और वो कभी भी मतलब कि समाजवादी पार्टी को सत्ता से बाहर कर हटाने का जो काम किया था, वही बीएसपी और एमआईएम ने किया था। और ये बार भी, लेकिन इस संविधान का जो मुद्दा है साहब, इस देश में उछला गया। और इस देश में जो संविधान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, ये फॉर्मूला भी इस देश में चलेगा। और इसलिए मतलब कि ये योगी के वजह से नहीं है और कुछ नहीं है, लेकिन जो नफरत, धर्म और जाति की जो राजनीति करते हैं लोग, उनकी नफरत करना चालू कर दिए हैं। और उनको आज के बाद इस संसदीय राजनीति में देश की जनता की मतलब टिकने नहीं देगी, खड़े होने नहीं देगी। और ये देश के लिए बहुत अच्छा हो गया। दूसरी बात, महाराष्ट्र के बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में जो चुनाव नतीजे आए और महायुति की बहुत बड़ी हार होगी और महाविकास आघाड़ी की बहुत बड़ी जीत होगी, उस जीत के पीछे एक उद्धव ठाकरे को मिली हुई सहानुभूति है, शरद पवार जी को मिली हुई सहानुभूति है। और ये सहानुभूति का फायदा जो है कि मतलब महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने उठाया, बहुत मेहनत की। लेकिन एक बात को हम लोग नजरअंदाज करेंगे तो बहुत बड़े हम लोग गलती करेंगे कि महाराष्ट्र में समाजवादी विचारधारा के जो पार्टियां है, संगठन है, संस्थाएं हैं, जन संगठन है, जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जन संगठन है, शेतकरी आंदोलन है उनके, और कामगार संगठन है, तो ये जो है उनको अगर हम लोग नजरअंदाज करेंगे, उनके जो कार्यकर्ता थे, मैं बहुत सारे जगह पे मतलब ये देखा है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो है और उनके जन संगठन है कि जो जिस पार्टी के उम्मीदवार थे उससे भी आगे बढ़कर काम कर रहे थे। ये बहुत जगह पे देखा है। दिंडोरी की अपन बात करते हैं, दिंडोरी में राष्ट्रवादी कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया है और वहां पे जुवा पांडु गावित जो 7-8 बार मतलब एमएलए रहे हैं, वो टिकट मांग रहे थे महाविकास आघाड़ी से, तो उनको मिला नहीं। जब उन्होंने उनके ऊपर बहुत प्रेशर आया और प्रेशर आया तो जनता ने, उनके जो मतदार थे, समर्थक थे, उन्होंने बोला कि किसी भी हालत में हमको लड़ना चाहिए। और जब उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी तो 65,000 लोग वहां पर मीटिंग में जमा हुए थे और 65,000 लोगों ने बता दिया था कि हमको लड़ना है। लेकिन ऐसी हालत में भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ये सब निर्णय लिया और जो इंडिया आघाड़ी के साथ खड़े हो गए और अपने कार्यकर्ताओं को, ये महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार है उनको जिताने की कोशिश किया है। तो ये सब जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जन संगठन के लोग हैं, समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा के जो महाराष्ट्र में हर जगह पे जन संगठन है। मैं और एक आपको बात बताना चाहता हूँ। जनता दल सेकुलर के जो मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष है देवेगौड़ा जी, उन्होंने निर्णय लिया और वो इंडिया के साथ चले गए। लेकिन महाराष्ट्र में जनता दल सेकुलर के जो लोग हैं उन्होंने उनका निर्णय नहीं माना है। समाजवादी पार्टी का मतलब जो भी एजेंडा है उसमें ये प्रमुख एजेंडा रहेगा कि मुस्लिम समाज को आने वाले विधानसभा में उनके हिस्सेदारी के हिसाब से उनको भागीदारी मिलनी चाहिए, ये हमारा मुद्दा रहेगा। और बाकी जो मैं जो बोला है, जो
चुनाव जो है कि समाजवादी पार्टी की जो ताकत है मुंबई में, अबू आजमी उत्तर पश्चिम जिला से एक बार लड़े थे तो उनको 91,000 वोट मिले थे। सोहेल लोखंडवाला दक्षिण मुंबई से लड़े थे तो उनको मतलब केवल 154 वोट से वो हार गए थे लोकसभा में। और तुषार गांधी उत्तर मध्य मुंबई से जब लड़े थे तो उनको 3,40,000 वोट मिले थे और कांग्रेस और शिवसेना के खिलाफ में लड़े थे। ये जो चीज है कि हमारे जो वोट है, हमारा जो जनाधार है मुंबई में और महाराष्ट्र में, उसको अगर वो जनाधार को अगर नजरअंदाज चुनाव में करने की कोशिश होगी तो ये बड़ा मतलब नुकसान होगा। विश्वास हमने बहुत सारे प्रश्नों पे बातचीत की और वो इशू बहुत ज्यादा फैल गया। आखिर में आप 1-2 मिनट में क्या कमेंट करना चाहते हैं? ये जो इलेक्शन है 2024 का और महाराष्ट्र का भी जो इलेक्शन, जो कुछ रिजल्ट दिख रहे हैं, ये दो विचारों की जो लड़ाई है, वो लड़ाई का एक नतीजा है कि सेक्युलर इंडिया होना चाहिए, संसदीय लोकशाही रहनी चाहिए, संविधान उसके हक रहने चाहिए लोगों के, और इसलिए मुद्दों की बात हुई, जनता के सवालों पर बात हुई। ये जो इंडिया अलायंस फॉर्मेशन है, ये दिस इटसेल्फ इज द मोस्ट रेवोल्यूशनरी थिंग। मैं समझता हूँ राहुल गांधी के नेतृत्व में ये जो इंडिया अलायंस फॉर्म हुआ है, ये कोएलिशन पॉलिटिक्स होगा ही, लेकिन कोएलिशन पॉलिटिक्स में जो मुद्दा जो है संविधान के इर्द गिर्द रहेगा, जनता के मुद्दों के इर्द गिर्द रहेगा। इसलिए दो विचारों की जो लड़ाई है, आरएसएस की मनुस्मृति के विचार एक तरफ, वो जो मोदी और शाह करते हैं वो उसके खिलाफ सारी जनता जो इंडिया अलायंस में सारे 27 या 28 गठ है उनमें उनकी एक है। और वो जो इंडिया अलायंस का ग्रुप है अभी एकजुट होकर हर राज्य में मोदी और शाह की विचारों का पराजय हो जाएगा और इंडिया अलायंस के संविधान की तरफ का जो विचारों का विजय होगा। ये ट्रेंड अभी इस इलेक्शन में सेट हो गया। इसीलिए हम कहते हैं हरियाणा में इंडिया अलायंस जीतेगा और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जीतेगी। जहां जहां भी राज्यों में इलेक्शन होंगे इंक्लूडिंग यूपी, एक सिचुएशन पैदा होगी कि इंडिया अलायंस आगे बढ़ते रहेगा। अब इंडिया अलायंस की जीत होने की शुरुआत हो गई है और मोदी के जो बाइटिंग कैपेसिटी थी मोदी और शाह की, वो तो अभी खत्म हो गए। वो तो 240 पर है और वो अभी पूरी तरह से हारने के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनको हारने के सिवाय दूसरा कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि उनकी तानाशाही अब खत्म हो चुकी है।